हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे नए आए, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 48 का सॉल्यूशन चाहिए तो जाइए कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करिए। पिन कमेंट में जब आप रीड मोड पर क्लिक करेंगे पूरा सिलेबस वहाँ पे ओपन होकर आपका आ जाएगा। सबसे नीचे आपको एनसीईआरटी के लिंक दिए होंगे, वहाँ पे आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक पे क्लिक करना है तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 48 का सॉल्यूशन वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि एन एलिमेंट कैपिटल एक्स विच इज अ येलो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब देखिए बच्चों, एक बात बताऊँ आपको, रूम टेम्परेचर पे कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो येलो कलर का होता है? सल्फर। पता है, ये आपको पता होना चाहिए। गूगल आप करिए सॉलिड सल्फर क्या, आप सल्फर डालो और इमेजेस पे क्लिक करो तो आपको येलो कलर का सॉलिड दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं से हमें पता चल गया एज अ क्लास 10th स्टूडेंट हमें बात पता होनी चाहिए कि कोई एलिमेंट जो कि सॉलिड येलो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, वो क्या होता है? सल्फर होता है। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर ये जो एलिमेंट एक्स है बच्चों, ये क्या है? सल्फर है। आइडेंटिफाइड द एलिमेंट एक्स, तो एक्स क्या होगा यहाँ? सल्फर। एक तो पहचानने का ये तरीका, अगर आप अभी भी नहीं पहचान पाए हो तो आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है पहचानने के लिए। देखिए कह रहा है शोज कैटिनेशन एंड एलोट्रोपी। ओके, तो बच्चों कैटिनेशन मतलब जैसे कार्बन कैटिनेशन करता है। ठीक है, कार्बन क्या करता है? कैटिनेशन करता है, मतलब कार्बन के एटम्स कार्बन से ऐसे कंबाइन होते रहते हैं, है ना। ठीक इसी तरीके से सल्फर के एटम भी सल्फर से कंबाइन होते हैं। और आपने सुना भी होगा कि सल्फर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो S8 होता है। ठीक है, 8 एटम्स मिलकर सल्फर का 1 मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो सल्फर यहाँ पे कैटिनेशन करने की क्षमता रखता है, मतलब सेल्फ लिंकिंग की कैपेसिटी सल्फर की भी होती है। ठीक है, जिस तरीके से बच्चों कार्बन के एलोट्रोप्स होते थे, ठीक है, बकमिंस्टर फ्लोरीन आपने पढ़ा, और क्या पढ़ा आपने? डायमंड पढ़ा, ठीक है, ग्रेफाइट पढ़ा। ठीक उसी तरीके से सल्फर के भी एलोट्रोप्स होते हैं जो आप कहाँ पढ़ोगे? क्लास 12th के सिलेबस में पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि भाई सल्फर क्या करता है? कैटिनेशन शो करता है। हाँ, बहुत हद तक कैटिनेशन नहीं शो करता है, लिमिटेड कैटिनेशन होता है, कार्बन जैसा कैटिनेशन नहीं शो करता है। ठीक है, कार्बन तो बहुत हद तक कैटिनेशन शो करता है, बहुत लंबे लंबे चेन बनाता है कार्बन, तो वैसा सल्फर के साथ नहीं है, बट हाँ सल्फर कैटिनेशन शो करता है। ठीक है, और सल्फर के कुछ एलोट्रोप्स भी होते हैं। तो ये आपको बच्चों यहाँ पर एक थोड़ी सी नॉलेज हो गई कि सल्फर कैटिनेशन करता है और एलोट्रोप इसके फॉर्म होते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी बच्चे को यहाँ से शायद वो ना पहचान पाए कि दिया गया एक्स क्या है, दिया गया एक्स जो एलिमेंट है वो सल्फर है, तो सल्फर कैटिनेशन करता है कि नहीं करता है, एलोट्रोप बनाता है कि नहीं बनाता है, तो ये क्लास 10th में शायद बच्चों को ना पता हो, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि येलो सॉलिड कौन होता है रूम टेम्परेचर पे? सल्फर। एक तो यहाँ से आपने इसको पहचाना, देखो जहाँ से आप पहचान रहे हो वहाँ पे मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। एक बार आप यहाँ से पहचान सकते हो, अगर अभी भी नहीं पहचान पाए हो यहाँ से तो नहीं पहचान सकते, तो नॉलेज के लिए बस आप इसको याद कर लो, हाँ भाई सल्फर कैटिनेशन करता है और सल्फर के एलोट्रोप्स भी होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है एक्स फॉर्म्स 2 ऑक्साइड्स विच आर ऑल्सो फॉर्म्ड ड्यूरिंग द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। बच्चों यहां से आप पहचान सकते हो, ध्यान से चेक करिए, कह रहा है एक्स फॉर्म्स 2 ऑक्साइड्स। ये जो एक्स है ये कितने ऑक्साइड्स बनाता है? 2 ऑक्साइड्स बनाता है। कब? विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ठीक है, जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो 2 तरीके के ऑक्साइड बनते थे। कौन कौन से बनते थे याद करिए? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये तो हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, इसकी रिएक्शन में आपको यहां पर लिख देता हूं। देखिए पार्ट, समझिए बच्चों बात को, सबसे पहले हम यही वाला सॉल्यूशन कर लेते हैं, पार्ट सी वाला। यहीं से हम पहचान भी जाएंगे कि दिया गया एलिमेंट एक्स क्या है? सल्फर है। दिखाता हूं मैं आपको, जैसे कि इन्होंने बोला है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बच्चों फेरस आयन 2 होते हैं आपके, मतलब आयरन पे Fe2+ चार्ज भी हो सकता है और 3+ भी। जब Fe2+ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फेरस। याद है आप लोगों को? ठीक है, और Fe3+ होता है तो उसको हम क्या बोलते थे? फेरिक। तो हमें क्या बनाना है यहाँ पर? फेरस सल्फेट, यानी कि फेरिक वाले से काम हमको नहीं है तो उसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, फेरस होता है Fe2+ और फेरिक होता है Fe3+। ठीक है, तो Fe2+ लेना है हमें, फेरस लेना है, Fe2+ और साथ में क्या लेना है हमें? सल्फेट। सल्फेट क्या होता है? SO4 2-, तो 2 इधर जाएगा और 2 इसका इधर आएगा, तो क्या बनाएगा? FeSO4, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, सेम है। तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या बना? FeSO4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन में ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ बच्चों, ये देखिए यहाँ पे हमने लिखना है FeSO4। अच्छा, एक बात मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ कि ये जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है बच्चों, ये ग्रीन कलर का होता है, इसमें 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से चेक करिए, इसका फॉर्मूला होता है फेरस सल्फेट का आपका जो क्रिस्टल होते हैं FeSO4.7H2O। ओके, इसको क्या पढ़ेंगे? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। फेरस सल्फेट हेप्टा, HEPTA हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टाहाइड्रेट मतलब
हेप्टा मतलब 7, हाइड्रेट मतलब वाटर लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, ठीक है ना। तो बात समझो बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो, सबसे पहले FeSO4.7H2O ये हमने लिखा। इसका कलर कैसा होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। कैसा कलर होता है इसका, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। इसको जब आप हीट करोगे, इसको आपने क्या किया, हीट किया, तो जब आप इसको हीट करोगे सबसे पहले तो ग्रीन कलर किस में चेंज हो जाएगा, व्हाइट कलर में। क्यों, ये ग्रीन कलर किसके कारण होता है, ये जो 7 वाटर के पार्टिकल्स लगे हुए हैं, 7 जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे हुए ना, इसके कारण इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो ये वाटर के 7 पार्टिकल्स पहले निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा, इसको हटा दो, क्या बचेगा बताओ, यहां बचेगा FeSO4, ठीक है। और ये होता है आपका सॉलिड, और कौन से कलर का सॉलिड होता है, ये व्हाइट सॉलिड होता है। कैसा होता है ये, व्हाइट सॉलिड ये होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट, ठीक। और फेरस सल्फेट क्रिस्टल की बात कर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर फेरस सल्फेट क्रिस्टल आपको दिखा दिए, ग्रीन कलर के होते हैं, FeSO4.7H2O। पहले हीट करोगे तो ये 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएंगे, ठीक। उसके बाद आपके पास व्हाइट सॉलिड बनेगा। अब इसको अगर हम फर्दर हीट करें, इसको अगर हम बच्चों फर्दर हीट करें तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा फेरिक ऑक्साइड। क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता था, Fe पे फेरिक लेना है ना, फेरिक ऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से चेक करिए, ये होगा बच्चों आपके पास फेरिक Fe3+ और O2-, तो 2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए, Fe2O3। तो यहाँ पे बनेगा आपके पास क्या, Fe2O3, ठीक है। ये आपका बच्चों सॉलिड होता है, तो S लिख दिया मैंने यहाँ पर, और इसका डार्क ब्राउन कलर होता है। कैसा होता है ये, डार्क ब्राउन कलर ये होता है। और साथ में 2 गैसेस बनेंगी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, SO2, और G लिख दिया, G का मतलब गैस, और साथ में बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये हो गया। तो ध्यान से बच्चों चेक करिए यहाँ पर। अब यहां पर देखिए, सुनिए, बच्चे पूछते सर हम एग्जाम में कौन सी रिएक्शन लिखें, यहां से स्टार्ट करें कि यहां से स्टार्ट करें, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोलता हूं, आपकी मर्जी है, आप चाहे यहां से स्टार्ट करें, आप चाहे यहां से स्टार्ट करें। वैसे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, यहां से स्टार्ट की हुई रिएक्शन। ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया कि सबसे पहले तो ये 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकलेंगे। अगर आपको इसको नहीं लिखना है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप रिएक्शन यहां से स्टार्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको बच्चों देखिए बैलेंस करिए, कैसे बैलेंस करोगे, आयरन कितने हैं यहाँ, Fe कितने, 2, तो यहाँ पे आपने कितना लगा दिया, 2, चेक कर लो, मेरे ख्याल से बैलेंस हो गई होगी, हाँ बैलेंस हो गई। सल्फर कितने यहाँ पर 2, यहाँ पे सल्फर कितने 1 + 1 2, ऑक्सीजन कितने 2 4 8, यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए कितने 3 3 + 2 कितना हो गया 5 5 + 3 8, बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए ध्यान से, यहाँ व्हाइट सॉलिड किसमें चेंज जाता है, फिर सल्फेट डार्क ब्राउन कलर में, ठीक है। कोई डाउट है, इतना ही अगर आप लिख देंगे बच्चों तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाएगा। ये थर्मल डिकम्पोजिशन हमने कराया, किसका, फेरस सल्फेट का। थर्मल मतलब हीट की हेल्प से, डिकम्पोजिशन मतलब उसको ब्रेक कर देना 2 और मोर कंपाउंड्स में। तो चेक करो, फेरस सल्फेट 3 कंपाउंड्स में ब्रेक हो गया, क्या क्या बना, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। बात समझ में कि नहीं। अब सुनिए मेरी बात, अब तो आप क्वेश्चन पहचान सकते हो, क्योंकि उसने क्या बोला था, X फॉर्म्स 2 ऑक्साइड, ये X जो है वो 2 ऑक्साइड बनाता है। अब चेक कर लो, X अगर सल्फर होगा तभी तो ये 2 ऑक्साइड बनाएगा, कौन कौन से, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कार्बन भी तो 2 ऑक्साइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन का कलर येलो थोड़ी ना होता है, कार्बन तो ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, ठीक है ना, तो कार्बन नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे इन्होंने हिंट भी तो दे रखा है आपको, क्या कि कह रहा है विच आर ऑल्सो फॉर्म्ड, कौन, ये जो 2 ऑक्साइड होते हैं ना आपके, कौन कौन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड ड्यूरिंग द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो यहां पर बच्चों जो मेन पहचानने का तरीका था, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे जो पहचानने का तरीका था वो यही था कि हम फेरस सल्फेट का क्या करा दें, थर्मल डिकम्पोजिशन, जो कि हमने अपनी क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपको फेरिक ऑक्साइड मिल जाता, साथ में जब सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता, तो ये जो 2 ऑक्साइड गैसेस आपको मिली हुई हैं, ठीक है, ये किसके ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है, ठीक है, इसलिए X क्या है, सल्फर है। अब तो पहचान जाओगे, ठीक है। तो यहां से हमने इसको मेनली पहचाना, ओके। आगे बच्चों आपको हिंट दिया हुआ है, देखिए, आर द मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स, और हमको पता है कि एयर में मेजर पॉल्यूटेंट्स कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये एयर पॉल्यूटेंट्स है। तो यहां से भी पहचान सकते थे, तो अब तो इसको आप कर लोगे अगर एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। तो पार्ट ए कह रहा है आइडेंटिफाइड द एलिमेंट X, X क्या है बच्चों, सल्फर है। तो यहां पर हम आंसर कर रहे हैं इसका, X क्या है बताइए, सल्फर है। और इसका सिंबल बच्चों बना दीजिए, इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल S, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका पार्ट ए का आंसर हो गया, करेक्ट। कह रहा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X, X का मतलब बच्चों किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सल्फर का। अब इसके लिए आपको सल्फर का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, क्लास 9th में हमने याद किया है, 10th में भी हमें याद है। सल्फर का एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, 16 होता है,
ठीक है, सभी बच्चों को पता है सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। ठीक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेंगे हम लोग 16 का, चलिए करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर कर देते हैं। ठीक है, सल्फर और एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 16 और मास नंबर कितना होता है इसका 32। करेक्ट। एटॉमिक नंबर की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। तो ये देखिए के शेल है, ये एल शेल है और ये एम शेल है, कॉमा लगा देते हैं 2, 8, 6। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 और एम शेल में 6। को डाउट है? तो पार्ट बी भी हो गया बच्चों इसका। फिर क्या कह रहा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ये हमने आपको दिखाई दिया। उसके बाद डी पार्ट, व्हाट वुड बी द नेचर एसिडिक बेसिक, व्हाट वुड बी द नेचर, नेचर का मतलब एसिडिक है कि बेसिक है, कौन, ऑक्साइड फॉर्म्स, मतलब जो भी ऑक्साइड बनते हैं उनका नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। कौन से ऑक्साइड की बात कर रहा है, ऑक्साइड तो आयरन का भी बनता है, उसकी बात नहीं कर रहा है, वो तो एक्स एलिमेंट की बात कर रहा था। एक्स क्या था, सल्फर, तो सल्फर के ऑक्साइड्स की बात कर रहा है। सल्फर के 2 ऑक्साइड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो इनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। क्यों, सल्फर क्या है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर बच्चों व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ द एसिडिक बेसिक ऑफ ऑक्साइड फॉर्म, तो आंसर इज व्हाट, एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। और रीजन क्या है, रीजन क्या है बच्चों, यहां पर रीजन क्या है कि सल्फर इज अ नॉन मेटल एलिमेंट, और हमें पता है नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। उसके बाद बच्चों ई पार्ट देखिए, लोकेट द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर आपको पोजीशन लोकेट करनी तो आपको ग्रुप नंबर भी बताना होगा और पीरियड नंबर भी बताना होगा। ठीक है, तो वैसे तो सभी बच्चों को पता है कि इसका ग्रुप नंबर पीरियड नंबर क्या होगा, फिर भी आइए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। सभी को पता है ये आएगा पीरियड नंबर 3 में और ग्रुप नंबर इसका 16 होगा। ठीक है, तो सल्फर का बच्चों ग्रुप नंबर अगर हम लिखें तो ग्रुप नंबर कैसे निकालते थे, याद करिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करते थे। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 10 ऐड कर देते थे। तो 6 + 10 कितना हो जाएगा, 16। तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 16। और इसका बच्चों पीरियड नंबर, इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा, पीरियड नंबर कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल से। तो कितनी इलेक्ट्रॉन शेल है यहाँ, के शेल, एल शेल, एम शेल, टोटल 3 शेल्स हैं, इसलिए इसका पीरियड नंबर कितना आएगा, तो ये आएगा कहाँ, 3rd पीरियड में। कोई डाउट है बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, एन एलिमेंट कैपिटल एक्स ऑफ ग्रुप नंबर 15 एग्जिस्ट अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, देखिए बच्चों डायएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो 2 सेम एटम से बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि ये देखिए ऑक्सीजन, ये क्या है आपका डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट है, डाय मतलब 2, एटॉमिक मतलब एटम। ठीक है, तो 2 एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है, इसलिए डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसके बाद नाइट्रोजन को देखिए, ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन को देखिए, ये डायएटॉमिक, क्लोरीन को देखिए, ये सब डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, 2 सेम एटम से मिलके बने होंगे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, तो बच्चों यहाँ पर आपको बोला है एन एलिमेंट कैपिटल एक्स ऑफ ग्रुप नंबर 15। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 15 का ये एलिमेंट है जो कि डायएटॉमिक फॉर्म में रहता है। ठीक है, मतलब इसका जो मॉलिक्यूल है वो डायएटॉमिक फॉर्म में रहता है। तो ग्रुप नंबर 15 तो शायद हम लोग को याद है। ठीक है ना, तो फटाफट ग्रुप नंबर 15 लिख लेते हैं कहीं अपने समझने के लिए। तो बच्चों ग्रुप नंबर 15 हमने कैसे याद कराया था, याद करिए, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास, ऐसे ही याद कराया था ग्रुप नंबर 15 को। ठीक है, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, ऑर्सेनिक, एसबी मतलब एंटीमनी, और बिस्मथ। तो मेरे ख्याल से तो बच्चों यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से चेक करें तो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन बनाता है, नाइट्रोजन, है ना। फॉस्फोरस तो P4 बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल आपका कौन होगा, हाँ, मतलब नाइट्रोजन एटम की हेल्प से 2 एटम को अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड से कंबाइन करें तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। पर फिर भी अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है, वैसे तो हम पहचान गए कि एलिमेंट किसकी बात कर रहा है, नाइट्रोजन की, बट फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो आइए हम आगे पढ़ते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। कह रहा है कंबाइन विद, सुनो बच्चों, कंबाइंस विद, कौन कंबाइन, किसके बारे में कह रहा है, कौन कंबाइन करता है, वो एक्स का जो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है वो कंबाइन करता है। किसके साथ कंबाइन करता है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है। कितने टेम्परेचर पे, 770 केल्विन पे, इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट टू फॉर्म कंपाउंड अमोनिया। अब बताओ बच्चों, अमोनिया का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। अमोनिया का फॉर्मूला तो याद होगा आप लोगों को, NH3 होता है। अब तो कंफर्म हो गया आप लोग कि भाई पक्का नाइट्रोजन ही हाइड्रोजन से कंबाइन होकर आपको क्या देता होगा, अमोनिया।
बच्चों हैबर्स प्रोसेस हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। हैबर प्रोसेस में हम क्या करते थे, अमोनिया बनाते थे, याद है। तो हैबर प्रोसेस में आपको याद होगा, मैं फटाफट यहाँ पे लिख देता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता है, ठीक है। हैबर प्रोसेस, ठीक है। तो हैबर प्रोसेस में बच्चों याद करिए क्या होता था, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस को हम लोग, ठीक है, हीट करते थे साथ में, थोड़ा सा प्रेशर भी लगाते थे, वो सब हमें याद करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हमने कैटलिस्ट आपको बताया कौन सा, आयरन कैटलिस्ट होता था। हैबर प्रोसेस में आयरन कैटलिस्ट होता था और आपकी अमोनिया गैस तैयार हो जाती थी, NH3, याद करिए, ठीक है। टेम्परेचर लगभग 773 केल्विन होगा। तो इसको अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 नाइट्रोजन और 6, तो यहाँ पे 3 बैलेंस हो गया। चेक करिए, यही हैबर प्रोसेस था। अब तो आप कंफर्म हो गए कि ये एलिमेंट कौन है, ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट कौन है, ये नाइट्रोजन है, जिसका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, N2। तो अब तो आप लोग पहचान गए हो। तो आइए जरा हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाइड द एलिमेंट एक्स, एलिमेंट एक्स को पहचानो। तो बच्चों यहाँ पर हम आंसर ए करते हैं। ये एलिमेंट एक्स क्या है, एक्स इज व्हाट, नाइट्रोजन, एक्स इज नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, N होता है, ठीक। आगे पढ़िए, हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डज इट हैव। बच्चों नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, और मास नंबर कितना होता है इसका, 14 होता है, ठीक है। याद करिए, नाइट्रोजन का सिंबल हम लोग कैसे पढ़ते थे, 7 और ऊपर हम लोग 14 लिखते थे। नीचे एटॉमिक नंबर है, ऊपर मास नंबर है। तो अगर हमें इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो हमें चेक कर लेना है बस, ठीक। तो यहाँ मास नंबर थे तो कोई मतलब हमें होगा नहीं, तो बस 7 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे लाइन में ड्रॉ कर देना है। और EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ व्हाट, नाइट्रोजन। करते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा बताइए, 2,5, करेक्ट। तो K शेल में कितने गए बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन, और L शेल में 5। तो बस आउटर मोस्ट शेल क्या है इसकी, L शेल, वैलेंस शेल L शेल है, L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो यहाँ पर बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5, ठीक है। तो टोटल 5 वैलेंस electrons are present in the nitrogen atom, okay। now part B देखिए बच्चों, कह रहा है कि draw the electron dot structure of diatomic molecule X। diatomic molecule X क्या था, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का डायटोमिक मॉलिक्यूल का क्या बनाना है हमें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बहुत ईजी बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए, ध्यान से चेक करिएगा। हमको पता है कि नाइट्रोजन हमने यहाँ पर लिखा, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही तो बनाते थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाते थे, याद है। और खास बात ये भी बच्चों कि आप लोगों को सीधे सीधे पता है कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तभी तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ठीक है। और नियरेस्ट गैस, जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है, नियॉन जैसा बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि नियॉन का क्या होता है 2,8। तो ये भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। उसके लिए चाहे ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर ले, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर कर ले, तो ये शेयर कर लेगा। कैसे शेयर करेगा, देखिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में देखिए 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स तो मैंने यहाँ दिखाए और 2 मैंने यहाँ पे दिखाए। नाइट्रोजन का फर्स्ट एटम है। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे देखिए दूसरे हम ब्लू मार्कर से आपको दिखा रहे हैं, ये नाइट्रोजन का देखिए सेकेंड एटम है। इसके भी आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 3 और +2 5। अब ऐसे देखिए ये 3 आमने सामने हमने इसलिए दिखाया बिकॉज ये ब्लैक वाले नाइट्रोजन को देखो, कलर मैंने अलग कर दिया है बस समझने के लिए। तो ब्लैक वाले नाइट्रोजन को चेक करो बच्चों, इसके आउटर मोस्ट में 1, 2, 3, 4, 5 तो है, और 6, 7, 8, 3 ये सामने से क्या करेगा, शेयर करेगा सामने वाले एटम से, ये ऐसे। तो चेक करो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक। इसी तरीके से इस नाइट्रोजन को चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसके 5 तो अपने हैं और 3 सामने से ऐसे शेयर कर लेगा, ये ऐसे। कोई डाउट है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। मान लीजिए बच्चों यहाँ पर आपको उन्होंने बॉन्ड डायग्राम भी पूछा होता, तो हम कैसे करते, हम ये दोनों डॉट को बस ज्वाइन कर देते। तो एक नाइट्रोजन हम इधर लिखते, एक नाइट्रोजन इधर लिखते, और देखिए दोनों डॉट को, मतलब दोनों डॉट को आप ज्वाइन कर दोगे तो बॉन्ड बन जाएगा, ऐसा समझ लो। 1 बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा तो एक बॉन्ड यहाँ से आया, इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा तो एक बॉन्ड यहाँ से आया, और इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा तो एक बॉन्ड यहाँ से आया। कितने बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं, 3 बॉन्ड्स। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो हुए नहीं है, ना तो इस नाइट्रोजन ने इसको दिया है, ना तो इसने इसको बस शेयर करवाया है। इसने इसको 3 शेयर कराया, इसने इसको 3। तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यानी कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा है, ये तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये क्या है इसका, ये मैं बता देता हूँ बच्चों आपको, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है। क्या है ये, अब देखिए बॉन्ड स्ट्रक्चर में हम लोग ना जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग में, उसको हम नहीं दिखाते हैं। अगर आपको दिखाना हो तो दिखा दो, उसको लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। जैसे कि देखो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करें, बॉन्ड तो इसके
आमने सामने यहाँ पे बन रहा है ना, एक बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और ये भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम नहीं दिखाएंगे बॉन्ड स्ट्रक्चर में। अगर आपको दिखाना हो तो उससे फर्क पड़ता नहीं है कुछ, ये देखिए ऐसा आप दिखा सकते हो, ठीक है। इसको हम लोन पेयर बोलते हैं। लोन पेयर क्या है? वन लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक लोन पेयर है और एक लोन पेयर ये है, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। नहीं दिखाना है तो मत दिखाओ। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो यहाँ पर क्या हो बच्चों, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, तो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन इट, किस टाइप का बॉन्ड बना है? तो जवाब है कोवेलेंट बॉन्ड बना है। जवाब क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ठीक है। देख लेते हैं बच्चों, अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने, तो 1 2 3 कोवेलेंट बॉन्ड बने। तो एनसीईआरटी एग्जामिनर में आंसर देखते हैं बच्चों किस हिसाब से इन्होंने, हाँ देखिए आपको यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो हम भी यहाँ पर लिख देते हैं ट्रिपल मतलब 3, ओके, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपको एग्जाम में एक तो ये बात बतानी है और सिर्फ ये डॉट स्ट्रक्चर बॉन्ड वाला नहीं करना है, तो हमने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। कोई डाउट है बताइए? नेक्स्ट देखिए बच्चों, पार्ट सी, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन इट, ओके। तो बच्चों अमोनिया का आपको क्या बनाना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो बनाते हैं, यहीं पे बना दो, दिख जाएगा। इसको थोड़ा सा ना हटा देते हैं बच्चों, ओके, तो हमें थोड़ा सा क्लियर दिख जाएगा। डॉट स्ट्रक्चर बनाना है हमें किसका? अमोनिया का, पार्ट सी में। यहाँ पे बनाते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? सभी बच्चों को पता है अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3, यानी कि सेंटर में नाइट्रोजन होगा और उसके 3 तरफ हम हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए नाइट्रोजन है, ठीक, और इसके देखिए इधर एक हाइड्रोजन लगाया हमने, एक इधर हाइड्रोजन लगाया और एक इधर हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। अब करना कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पर आपको इतना तो पता ही होगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 1, ठीक है। के शेल में बस 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हाइड्रोजन मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हाइड्रोजन के के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ओनली 1। तो इसको तो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, ये हीलियम जैसा बनना चाहता है, हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से या तो ले या तो कहीं से शेयर कर ले, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए बच्चों, ये हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, ठीक। ये वाले हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ये वाले भी हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने थे? 5 थे। तो 5 में से आप क्या करिए, 1 2 3 तो यहाँ बनाइए और 2 ऊपर बना दीजिए। देखिए 1, ये ब्लैक कलर से नाइट्रोजन का है, 2 3 और 4 5। अब तो बहुत क्लियर हो रहा होगा, चेक करो, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसका 1 तो अपने पास है खुद का और एक नाइट्रोजन से शेयर करेगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। ये वाला हाइड्रोजन को देखो, इसका 1 इलेक्ट्रॉन तो ये रहा और 1 नाइट्रोजन से शेयर करेगा, ये इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, ठीक। फिर ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 नाइट्रोजन से शेयर करेगा, ये इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, ठीक। तो तीनों हाइड्रोजन का काम बन गया। अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है, तो नाइट्रोजन के बच्चों ब्लैक वाले देखिए 1 2 3 4 5 तो इसके खुद के हैं, 6 7 8, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा, एक यहाँ से करेगा और एक यहाँ से। तो कुछ इस तरीके का हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर बच्चों आएगा। थोड़ा सा सफाई रखिएगा, थोड़ा साफ लगे देखने में, ठीक है। ये हो गया। अब बच्चों अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि भाई बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, तो कैसे बनाएंगे? ध्यान से चेक करिए। नाइट्रोजन हमने बनाया, ये दोनों डॉट को जोड़ दो तो एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, फिर ये दोनों डॉट को जोड़ दो तो एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, एक तो नाइट्रोजन का होगा और एक हाइड्रोजन का होगा। ये दोनों डॉट को जोड़ दीजिए तो एक यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हम 1 लोन पेयर बोलेंगे। 1 लोन पेयर, पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जिसमें, ठीक है। तो 1 लोन पेयर है ये ऐसे दिखाना हो तो दिखा दो, नहीं दिखाना हो तो ना दिखाओ। अब बात बताओ बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो हुआ नहीं है, क्या हुआ है? शेयरिंग हुआ है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो कौन से बॉन्ड बने? कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं? 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल नहीं बने हैं यहाँ। ट्रिपल तो जब एक साथ बन जाते हैं तो हमने उसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन दिया। यहाँ हम क्या बोलेंगे? यहाँ हाँ सिंगल बने हैं, कितने बने? 3 बने, तो 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक देखिए यहाँ बना है कोवेलेंट, एक यहाँ, एक यहाँ, तो हम आंसर क्या देंगे? 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। हालांकि इन्होंने हमसे ये नहीं पूछा था कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने, बस टाइप पूछा था। तो टाइप तो क्या है इसका? कोवेलेंट बॉन्ड। हमने बता भी दिया भाई कितने कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बने, तो 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। बताइए कोई डाउट है? और 1 लोन पेयर है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो 1 लोन पेयर भी बच गया। ओके, तो आपको बच्चों ये नहीं बनाना था, ओनली डॉट स्ट्रक्चर बनाना था। और डॉट स्ट्रक्चर से ये मैं बॉन्ड बना लेता हूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बने हुए हैं। 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स यहाँ पर बने हुए हैं। तो बॉन्ड का नेचर कैसा है? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कर लीजिए।
Students, question number 51 is a very easy question. Which group of elements could be placed in Mendeleev periodic table without disturbing the original order? Give reason. बहुत ही easy इसका आंसर है. सुनिए, ये जो आपको पूछ रहा है ना which group of element, तो वो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के रेफरेंस से पूछ रहा है कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके एलिमेंट्स आज भी हम कहाँ रखें, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में रख दें तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब नहीं होगी. ठीक है, तो बहुत इजी बच्चों इसका आंसर है. देखिए ग्रुप नंबर 18 जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो आजकल, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन. तो ये जो नोबल गैसेस हैं जिनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, तो ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर आज भी हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में रख दें तो वो डिस्टर्ब नहीं होगी. क्यों नहीं होगी, इसका रीज़न देखिए. इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाइए बच्चों. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कौन से बेसिस पे बना था, याद करिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पे. और उसमें कुछ उन्होंने इस तरीके से किया था, अगर आपको याद हो, कि जो सिमिलर टाइप के ऑक्साइड्स बनाते थे वो सेम ग्रुप में आते थे और सिमिलर टाइप्स के जो हाइड्राइड बनाते थे वो सेम ग्रुप में आते थे. ठीक है ना. तो हम थोड़ा सा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताएंगे. पहले इनको, इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका है एग्जाम में, पहले थोड़ा सा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में बताएंगे. ठीक, कि भाई ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे थी. ठीक है, और उस टाइम नोबल गैसेस की खोज नहीं हुई थी. नोबल गैसेस एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट थी कि आज भी नोबल गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन है, उनका बहुत ही कम क्वांटिटी है. तो जल्दी से वो हमें उस टाइम, अब तो उनकी खोज हो गई है, उस टाइम इसकी खोज नहीं हुई थी. ठीक है, तो ये जो नोबल गैसेस जब इनकी खोज हुई, क्योंकि ये इनर्ट होती हैं, ये रिएक्ट नहीं करती हैं, इसलिए जब ये रिएक्ट ही नहीं करती हैं, जब ये कोई प्रॉपर्टी शो ही नहीं करेंगी, कोई केमिकल प्रॉपर्टी, तो इनको ऑब्वियसली उठा के आप किसी भी ग्रुप, एक बिल्कुल भी सेपरेट ग्रुप में रख सकते हो. तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या करेंगे, हम एक जीरो ग्रुप बना लेंगे. क्या बनाएंगे, जीरो, उसका नाम दे देंगे जीरो ग्रुप. ठीक है, तो जीरो ग्रुप में उन गैसेस को अगर हम रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, बात समझ में है कि नहीं. तो सबसे पहले इन्होंने जब हमसे क्वेश्चन पूछा था कि विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट, तो हमने बोला भाई नोबल गैसेस वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में रख सकते हैं. ठीक है, तो नोबल गैसेस अगर आप चाहें तो इसका ग्रुप नंबर भी बता सकते हैं. इसका ग्रुप नंबर क्या है, 18, लेकिन आपको बताना पड़ेगा इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक, पहले तो आप ये लिखोगे एग्जाम में, उसके बाद आप थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाइए और बता दीजिए क्या, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव क्लासिफिकेशन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड देयर इज अ पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, इस बात का मतलब आपको समझ में आता है. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का जो बेस था वो क्या था, कि जो प्रॉपर्टीज थी हमारी एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन थी किसकी, एटॉमिक मासेस की. ठीक है, और एक डेफिनेट इंटरवल पे आपको एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होते हुए नजर आती थी. वो तो जब आपने क्लास करी होगी तो आपने देखा होगा किस तरीके से हमने उसको पढ़ाया हुआ है. तो यही बात पहले हमको यहाँ पे बता देनी है. ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये समझने वाली है बच्चों, कि ये जो बात लिखी कि देयर इज अ पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ द एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. अब एक बात बताओ, इनर्ट गैस तो जब किसी से रिएक्ट ही नहीं करती हैं तो वो क्या केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगी. ठीक है, तो जब वो इनर्ट है, जब वो रिएक्ट ही नहीं करती, तो उठा के आप उसको कहीं पे भी रख दोगे, मतलब कोई अलग से अगर ग्रुप बना दोगे जिसको आपने ग्रुप नंबर 0 दे दिया, कहाँ, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में. ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं. ठीक है ना, तो यही बात है. तो यही हमने नीचे लिखा हुआ है कि नोबल गैसेस बीइंग इनर्ट, क्योंकि ये इनर्ट होती हैं, कुड बी प्लेस इन सेपरेट ग्रुप, और उस ग्रुप का नाम हम क्या दे सकते हैं, ग्रुप नंबर 0. कहाँ पर, इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल ऑर्डर. आई थिंक आप समझ गए होगे, इसमें इतना ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. नहीं, तो मेन इसमें मुद्दा क्या था बताओ. मेन जो पॉइंट था वो ये था कि नोबल गैस कैसी है, उस टाइम इसकी खोज नहीं हुई थी, और जब इसकी खोज हुई, क्योंकि ये इनर्ट होती हैं. अच्छा, खोज उस टाइम इसकी क्यों नहीं हुई थी, क्यों नहीं इसको खोजा गया था उस टाइम, क्योंकि इतनी सारी टेक्निक्स हमारे पास थी नहीं, और इसका एक तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है एटमॉस्फेयर में, ऊपर से ये कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलती हैं, फ्री स्टेट में रहती हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, तो हमें जल्दी से उस टाइम समझ में नहीं आया था. बट आज इसकी खोज हो चुकी है, लेकिन ये इनर्ट होती हैं, तो उठा के आप इसको कहीं पे भी रख दो. जब ये कोई केमिकल प्रॉपर्टीज ही नहीं शो करती हैं, तो आपको पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी वाली बात कहाँ से आएगी बताओ. ग्रुप नंबर 0 बना दो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, और इसको उठा के रख दो सारी की सारी जो ग्रुप नंबर 18 की गैसेज हैं आज, जो ग्रुप नंबर 18 है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. ठीक है, तो डिस्टर्ब नहीं होगा. तो ये इसका सिंपल सा आंसर है. ठीक है, कर लीजिए. Question number 52 is again very easy question. Give an account of the process adopted by Mendeleev for the classification of elements. How did he arrive at the periodic law? Okay, at periodic law. तो उन्होंने बताया, ये वो वाला प्रोसेस बताइए जिस प्रोसेस से उन्होंने, मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट्स का, और उसके बाद अपना पीरियोडिक लॉ उन्होंने दिया.
तो वो प्रोसेस क्या था, इसकी एक छोटी सी देखिए कहानी है बच्चों, उसको हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात आपको एग्जाम में ये लिखनी है कि उस टाइम ओनली 63 एलिमेंट्स की खोज हुई थी, तो ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन। अब मेंडलीफ ने क्या किया कि हर एक एलिमेंट को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हर एक 63 एलिमेंट्स जो भी उस टाइम जिनकी भी खोज हुई थी, हर एक एलिमेंट्स को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्ट करा के देखा या फिर उनकी स्टडी पहले ही की जा चुकी थी तो वहां से रिजल्ट्स को लिया। मतलब देखिए बच्चों, जो मेंडलीफ का मेन बेस था वो क्या था, मेंडलीफ का जो मेन बेस था वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्शन करना था। किसका, इन एलिमेंट्स का, ठीक है। और ये एलिमेंट्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड बनाते थे, ठीक है। तो जो मेन बेस था वो क्या था, एलिमेंट्स का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करना और उनका ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाना। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही इसलिए चूज किया गया बिकॉज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्शन ईजी होती है और आसानी से हो जाती है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ईजिली रिएक्ट करते हैं और अपने करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स बनाएंगे और अपने करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड्स बनाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया बच्चों, सभी एलिमेंट्स के ऑक्साइड बनाने की प्रॉपर्टी को, मतलब हर एक एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कैसा ऑक्साइड बना रहा है, हर एक एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कैसा हाइड्राइड बना रहा है, इसकी उन्होंने स्टडी करी। उसके बाद 63 कार्ड्स ले लिए, कार्ड्स जो होते हैं 63 कार्ड्स, की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। 63 कार्ड्स ले लिए और ये कार्ड्स के पीछे क्या किया बच्चों, उन्होंने कार्ड्स के पीछे इन एलिमेंट्स की ऑक्साइड बनाने वाली प्रॉपर्टी और हाइड्राइड बनाने वाली प्रॉपर्टी लिखते गए। लिखने के बाद इन्होंने इस दीवार पे इसको जब ये चिपकाते गए ना ऐसे, तो पता है इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स थे, सिमिलर टाइप के जो हाइड्राइड बना रहे थे और सिमिलर टाइप के जो ऑक्साइड बना रहे थे ना, वो सेम ग्रुप में आ गए। इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल से बच्चों समझा सकता हूँ, ठीक है। याद करिए मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में हमने ग्रुप नंबर 1 में जब पढ़ा था, ये मेंडलीफ की बात कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, एमपीटी मतलब मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में। याद करिए बच्चों, आपने ग्रुप नंबर 1 में जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, इसका जो ऑक्साइड बनाने का फॉर्मूला क्या था, वो R2O था और हाइड्राइड बनाने का फॉर्मूला क्या था, RS था। तो याद करिए यहां पर बच्चों ग्रुप नंबर 1 में उनका आता था, आपका सबसे टॉप पे हाइड्रोजन आता था, याद करिए, ठीक है। यहां पे हम लिखते हैं हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। देखिए हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। अब ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं बच्चों, ध्यान से चेक करिए, जैसे कि हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, H2O, वैसे ही लिथियम का ऑक्साइड क्या होता है, Li2O, वैसे ही सोडियम का ऑक्साइड क्या होता है, Na2O, पोटेशियम का ऑक्साइड क्या होता है, K2O। तो ध्यान से चेक करिए, ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, R2O, R की जगह क्या होगा, कोई एलिमेंट होगा। तो देखिए ये सभी एलिमेंट्स जो ग्रुप नंबर 1 में आ रहे थे, ये सभी एलिमेंट सेम टाइप के क्या बना रहे हैं, ऑक्साइड बना रहे हैं। और इसी तरीके से लिथियम हाइड्राइड बनता है। अगर हम इन सभी एलिमेंट्स के हाइड्राइड बनाना देखें तो जैसे H के साथ बॉन्डिंग करता है और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, देखिए H बन गया, H का मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। उसी तरीके से क्या बनेगा, LiH बनेगा, लिथियम हाइड्राइड बनेगा। ये H का मतलब है सिंगल बॉन्ड, H का मतलब है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। उसी तरीके से लिथियम भी, जैसे हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाता है, वैसे ही लिथियम हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाता है, वैसे ही सोडियम का हाइड्राइड बनता है NaH, वैसे ही पोटेशियम का हाइड्राइड बनता है KH। तो इस तरीके से उन्होंने बच्चों जब सभी एलिमेंट्स के हाइड्राइड और ऑक्साइड बना के देखे 63 के 63 और उनके हाइड्राइड्स और ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है कार्ड के पीछे लिखी और जब दीवार में ऐसे चिपकाना शुरू किया ना, जब पूरी दीवार पे ऐसे चिपकाया, इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो सुनने में काफी कम टाइम में समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा बच्चों, उन्होंने देखा कि ग्रुप नंबर 1 में जो एलिमेंट्स हैं उनकी भी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। सेम का मतलब सिमिलर है, सिमिलर टाइप के ऑक्साइड बना रहे हैं, सिमिलर टाइप के हाइड्राइड बना रहे हैं। फिर इसी तरीके से बच्चों ग्रुप नंबर 2 में जो एलिमेंट्स आ रहे थे, उनके ऑक्साइड बनाने की और हाइड्राइड बनाने की जो नेचर था वो क्या था, सेम था। उनके जो ऑक्साइड का फॉर्मूला होता था वो RO होता था और हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता था, RH2 होता था, ठीक है। जैसे कि ग्रुप नंबर 2 में बच्चों आपको क्या क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ग्रुप नंबर 2 में कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब मिल जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। कैल्शियम हाइड्राइड CaS2, मैग्नीशियम हाइड्राइड MgS2। तो इस तरीके से तो उनका मेन बेस क्या था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्या कराना, रिएक्शन कराना, ठीक। और मजे की बात सुनिए, जब उन्होंने ऐसे कार्ड्स को लगा दिया तो अलग अलग ग्रुप उनके ऑटोमेटिकली बनते चले गए। और उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखी, उन्होंने ये देखा कि जो एलिमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो गए एटॉमिक, वो जो एलिमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो गए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में। ध्यान सुनिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर नहीं, इंक्रीजिंग ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में। ये ऐसे ऐसे अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस आपको वहां पर मिलने लगेगा। हाँ, कुछ कमियां भी थी आयरन, कोबाल्ट, निकल वाले में, वो हमने देखी थी बाद में, तो उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं काफ़ी डिटेल में। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था किस तरीके से मेंडलीफ ने क्या क्या मुद्दे थे उसके मेन जिसने उसने अपनी पीरियोडिक टेबल तैयार करी, तो क्या प्रोसेस था उसका। तो प्रोसेस तैयार सुन लिया आपने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। सभी एलिमेंट्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के देखा, कार्ड्स कुछ लिए 63 कार्ड्स, उसके पीछे उसकी प्रॉपर्टीज लिखी और कार्ड को वॉल पे चिपकाना शुरू किया। जब वॉल पे चिपकाया तो ऑटोमेटिकली पीरियोडिक टेबल वहां पे बन गई। और उस पीरियोडिक टेबल में उन्होंने खास बात क्या देखा, दो खास बातें देखी। पहली कि सिमिलर टाइप के हाइड्राइड और सिमिलर टाइप के ऑक्साइड बनाने वाले एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली सेम ग्रुप में आ गए। और दूसरी प्रॉपर्टी जब उन्होंने देखी ऐसे लेफ्ट टू राइट वाली, तो उन्होंने देखा अरे एलिमेंट्स तो ऑटोमेटिकली एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। फिर उन्होंने अपना पीरियोडिक लॉ दिया बच्चों, जो कि क्या बोलता था, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। याद करिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। समझ में, तब उन्होंने लॉ दिया। तो एग्जाम में आप क्या क्या लिखना है, समझ में तो चीजें आ गई आपको, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन में बच्चों आपको कोई भी यहाँ पे ग्रुप वगैरह बना के नहीं दिखाना है, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया है। एग्जाम में आपको सबसे पहले लिखना है कि ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन। उसके बाद ये 3 पॉइंट लिखने के बाद इसका पीरियोडिक लॉ लिख देना है, किसका, मेंडलीफ ने जो बताया था, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है क्या, कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, मतलब ये जो भी 63 एलिमेंट्स थे इनके जो कंपाउंड्स थे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, उनकी स्टडी की गई। मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स की, सभी एलिमेंट्स की स्टडी करी गई। नंबर 2, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर अरेंज इन अ ग्रुप, ठीक है। जिन एलिमेंट्स के ऑक्साइड सेम टाइप के थे और जिन एलिमेंट्स सेम मतलब सिमिलर टाइप के ऑक्साइड और सिमिलर टाइप के हाइड्राइड बनाने वाले एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा गया। रखा नहीं गया, कहानी तो मैंने आपको बताई ना, कार्ड्स लेके उसने लगाए तो ऑटोमेटिकली वो आ गए थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, पॉइंट 3 में कह रहे मेंडलीफ ऑब्जर्व दैट एलिमेंट्स वर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। फिर उसने क्या देखा कि जब सेम ग्रुप में जब सेम ग्रुप में उसने, अच्छा एक मेरे से यहाँ पे गलती हो गई बच्चों, उसने थोड़ी रिसर्च ये तो जरूर करी होगी कि जो एलिमेंट सेम टाइप के जो ऑक्साइड बना रहे हैं या सेम टाइप के जो हाइड्राइड उनको सेम ग्रुप में रखा होगा, नो डाउट। ये मेरे से गलती हो गई, सॉरी। वो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, है ना, वो तो रखना पड़ेगा ना उसको। ऑटोमेटिकली क्या आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक। तो यही बात यहाँ पे फिर से करेक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर अरेंज इन अ ग्रुप। जिन एलिमेंट्स की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी, मतलब जिनके सिमिलर ऑक्साइड्स बन रहे थे और जिनके सिमिलर हाइड्राइड बन रहे थे, उनको सेम ग्रुप में ऐसे उसने जब रख दिया तो उसने क्या पाया कि ऑटोमेटिकली एलिमेंट्स कैसे अरेंज हो गए, एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में ऑटोमेटिकली अरेंज हो गए, ठीक है। तो ये देखिए थर्ड पॉइंट क्या, मेंडलीफ ऑब्जर्व दैट एलिमेंट्स वर ऑटोमेटिकली अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। अब इन सब बेसिस पे उसने क्या लॉ दिया, खासकर ये थर्ड वाले पे जो इसने ऑब्जर्वेशन करी कि ऑटोमेटिकली अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, इस बेसिस पे उसने अपना लॉ दिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेंडलीफ फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ व्हिच स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। तो इस तरीके से इसका आंसर करेंगे तो आपको फुल मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम्स कराना है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। उसके बाद मैथमेटिक्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम लेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, ओके बच्चों। इसके पहले हम उसको पढ़ा चुके हैं, तो कमेंट सेक्शन में उसका लिंक हमने कमेंट करके पिन कर दिया है, पिन कमेंट उसमें चेक करिए, आपको उसको पहले पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। और फिर एग्जाम्पलर आप सॉल्व कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।